Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5, the decline of the Mughal Empire. बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इतना बड़ा इतना माइटी मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर जाएगा, वो कौन से रीजंस होंगे, वो कौन से फैक्टर्स होंगे, वो कौन से कॉजेज होंगे जो इसके पीछे हैं, जिनकी वजह से इतना बड़ा मुगल एम्पायर एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ बेटा हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि एक कंपनी जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इंडिया में आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कैसे अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को इंडिया में एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, चलें पहले हम लोग माइलस्टोन्स देखेंगे। तो माइलस्टोन में क्या पढ़ेंगे बच्चा आप लोग कि आप लोग इस चैप्टर में क्या लर्न करने वाले हैं। तो पहली चीज़ जो आप लर्न करेंगे वो है कि कैसे इंडिया में मॉडर्न पीरियड की बिगनिंग होगी या कब मॉडर्न पीरियड की बिगनिंग होगी इंडिया में। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज हुआ। फिर हम लोग देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स थे जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे थे। फिर हम लोग देखेंगे कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब मुगल एम्पायर के टाइम में कुछ तो था जो ठीक ठाक चल रहा था, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के क्या कॉन्सिक्वेंसीज हुए, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो होना नहीं चाहिए था। चलो, तो मिड 18th सेंचुरी, तो मिड 18th सेंचुरी कौन सा पीरियड है हम उसकी बात करें। पहले हम लोग जानेंगे 18th सेंचुरी कौन सा पीरियड है। तो 18th सेंचुरी बेटा वो पीरियड है जो 1701 से स्टार्ट होके कहाँ पर ख़त्म होगा, 1800 पे ख़त्म होगा। इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, 18th सेंचुरी। ठीक, कोई बात। अब यहाँ पे मिड 18th सेंचुरी को बोल रहे हैं, मतलब ये लोग 1750s की बात कर रहे हैं, 1750 1715 की 50 की बात कर रहे हैं। ठीक, कोई बात। तो क्या हुआ 1750 में इंडिया में बिगिनिंग होती है मॉडर्न पीरियड की। अगर कोई पूछेगा आपसे कि इंडिया में मॉडर्न पीरियड की बिगिनिंग कब से मानी जाती है, तो कह देना इंडियन हिस्ट्री का मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है मिड 18th सेंचुरी से। इस पर्टिकुलर टाइम में मुगल्स का डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा। मुगल्स का डिक्लाइन कब चालू हो जाएगा बेटा, 1750s में। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल पावर होगी इस रीजन में, वो ग्रेजुअली धीरे 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 करके किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने आई थी, अब एक पॉलिटिकल पावर बन जाएगी। जो भी वैक्यूम क्रिएट होगा मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद, उस वैक्यूम को फिल करेगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, कोई बात। यहाँ पर इन 3 लाइनों में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब हुई, तो बता देना मिड 18th सेंचुरी में हुई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस पावर को अक्वायर किया, जो पावर मुगल्स के डिक्लाइन के बाद खाली हो गई थी, जिसको संभालने वाला कोई नहीं था, उसको फिर किसने संभाला, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अच्छा बेटा, वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे, पर इस माइटी मुगल एम्पायर का डिक्लाइन तो निश्चित ही था, इनएविटेबल था, मतलब इसे कोई रोक ही नहीं सकता था। मुगल एम्पायर तो डिक्लाइन होता ही होता, इनएविटेबल मतलब जिसे हम रोक नहीं सकते। क्यों ऐसा निश्चित था, क्यों हम इतना श्योरिटी से बोल रहे हैं कि वो इनएविटेबल था, तो उसके पीछे रीज़न है सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे बच्चा, जिन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं, वो बहुत ही वीक थे, इनकेपेबल थे, इनकॉम्पिटेंट थे। ठीक है, अगर मैं औरंगज़ेब की बात करूँ तो ये लास्ट ग्रेट या लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। ग्रेट तो बोलना नहीं बोलना, ये ठीक है, ग्रेट मैं तो नहीं बोलूँगी, पर ठीक है, अगर हम पावरफुल मुगल रूलर्स की बात करें तो पावरफुल मुगल रूलर्स में औरंगज़ेब लास्ट थे। ठीक है, लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स, जो ग्रेट मुगल्स थे उन ग्रेट मुगल्स में लास्ट थे कौन, औरंगजेब। ठीक है बात। इसके बाद वाले जो मुगल्स आए उन्हें हम क्या कहते हैं, लेटर मुगल्स। ठीक है बात। सो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर औरंगजेब, वन ऑफ द और द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स औरंगजेब। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ के बाद जितने भी सक्सेसर आते हैं, जिन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं, वो वीक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर और भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए। उसमें से कुछ का जो ओरिजिन है वो औरंगज़ेब की रेन के टाइम ही हो गया था। मतलब औरंगज़ेब की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी, औरंगज़ेब का एंटी हिंदू होना, औरंगज़ेब का नंबर ऑफ टैक्सेस को बढ़ा देना, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी बच्चा
जागीर्स में कमी आ जाना, तो ये कुछ और भी रीज़न थे, पर बेटा इनमें कुछ तो औरंगज़ेब के टाइम से ही शुरू हो गए थे, ठीक है? मतलब जब औरंगज़ेब रूल कर रहा था तब से कहीं न कहीं शुरुआत हो गई थी इन सारे रीज़न्स की, जो आगे जाके मुग़ल एम्पायर को पूरी तरह ख़त्म करेंगे। बेटा जब तक औरंगज़ेब रहा, औरंगज़ेब इतना कैपेबल था कि उसने उतना बुरा कुछ भी नहीं होने दिया अपने एम्पायर के साथ, ना ही तो उसे डिसइंटीग्रेट होने दिया, ना ही तो उसे डीके होने दिया। पर कहीं न कहीं देखो डीके होना स्टार्ट हो गया था, कंप्लीट डीके नहीं हुआ था। छोटे-मोटे क्लैशेस हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, पर सब कुछ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा था। पर इनके जो सक्सेसर थे औरंगज़ेब के, वो वीक थे, तो ये जो प्रोसेस था डिक्लाइन का, ये एक्सेलरेट कर गया। मतलब औरंगज़ेब के टाइम जो शुरुआत हुई थी, जो ग्रेजुअल प्रोसेस धीरे-धीरे शुरू हुआ था, औरंगज़ेब की डेथ हुई 1707 में, और उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से शुरू हो गई, ठीक है? बेटा जहाँ मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, इनका डिक्लाइन बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड था किसके राइज के साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के राइज के साथ। जहाँ मुगल्स की पावर धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर और प्रेस्टीज बढ़ती जा रही थी। द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर कोइंसाइडेड विद द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर प्रेस्टीज बढ़ती जा रही है, मुगल की पावर कम होती जा रही थी। मुगल की पावर कम होने से ही ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक स्पेस मिल रहा था जहां पर वो अपनी जगह बनाती जा रही थी। नाउ यू नो औरंगजेब का पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद। क्या कितना बड़ा नाम है भगवान! अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ठीक है? ये सिक्स्थ मुगल एम्परर था and was commonly known by his imperial title आलमगीर। इसका टाइटल क्या था? आलमगीर। ये सिक्स्थ मुगल एम्परर था। औरंगजेब का पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ये सिक्स्थ मुगल रूलर था। इसका जो टाइटल था वो था आलमगीर, विच मीन्स वर्ल्ड सीजर और यूनिवर्स सीजर, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया हो। इसकी डेथ होती है 1707 में। अब इस पैराग्राफ को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। द ब्रिटिश, बेटा अगर शुरुआती दौर की बात करें, इनिशियल लेवल की बात करें, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो एंटर हुए थे इंडिया में एज अ ट्रेडिंग कंपनी, कि भाई हम ट्रेड करने आ रहे हैं, आपका सिल्क लेंगे, आपका कॉटन लेंगे, आपके स्पाइसेस लेंगे, ठीक है? ग्रेजुअली इन लोगों ने क्या किया, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन सबको भगा दिया इंडियन मार्केट से, ठीक है? और अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। फ्रेंच के साथ लड़ाई की, डच अपने आप विड्रॉ कर गए, पोर्चुगल के साथ इनके कोई मैट्रिमोनियल अलायंस थे। पोर्चुगल जिनकी कॉलोनी रहा गोवा, इनकी तो मैट्रिमोनियल अलायंस थे ब्रिटिश के साथ, तो कंपटीशन से बाहर हो गया पोर्चुगल। डच ने अपने आप विड्रॉ कर लिया, बचा था फ्रांस। तो धीरे धीरे करके फ्रांस को भी एक लिमिटेड एरिया में रख दिया, दैट वाज पौंडीचेरी। और उसके बाद अकेला बचा ब्रिटिश, जिसने पूरे इंडिया में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर ली ट्रेड में। दे सून एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर, और जैसे ही उनके पास एक बार ट्रेड मोनोपोली आई इंडिया से, वो मनी अर्न करने लगे। उसके बाद वो पॉलिटिकल पावर में ट्रांसफॉर्म हो गए, और एक ट्रेडिंग कंपनी जो इंडिया में से ट्रेड करने आई थी, वो इंडिया का रूलर बन गई। बेटा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो बेटा जब औरंगज़ेब की रीन चल रही थी, जब औरंगज़ेब रूल कर रहे थे, तो जो मुगल एम्पायर है ये अपनी ग्रेटेस्ट एक्सटेंट में था। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपांशन अगर मुगल एम्पायर का था तो वो किसकी रीन में ही था? औरंगज़ेब की रीन में ही था। पर जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है, विद इन अ फ्यू डिकेड्स, फ्यू डिकेड मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो विद इन अ फ्यू डिकेड बोल रहे हैं तो 2 डिकेड 3 डिकेड मतलब 20-30 ईयर्स में इट अंडरवेंट अ लॉन्ग फेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। राजपूत अलग हो रहे हैं, हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो रहा है, अवध इंडिपेंडेंट हो रहा है, बंगाल इंडिपेंडेंट हो रहा है। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके फ्यू डिकेड्स में जो इतना बड़ा मुगल एम्पायर बनाया था औरंगजेब ने, वो टूटने लगता है। द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर वॉज द कल्मिनेशन रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर। देखो एक दो फैक्टर जिम्मेदार नहीं थे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए। जब भी कोई बड़ी चीज कोलैप्स करती है, खत्म होती है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। बेटा यहाँ पर भी बहुत सारे रीजन थे जिन्होंने
उस एम्पायर को ख़त्म किया जो एक लंबे टाइम से रूल करती आ रही थी। ठीक है, चले आगे। चलो, तो पहले हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री फैक्टर्स। बहुत सारे हिस्टोरियंस का बिलीव है कि जो औरंगज़ेब की पॉलिसी थी उसका एक मेजर रोल था, जिसकी वजह से जो मुग़ल एम्पायर था उसकी जो यूनिटी थी वो वीक हो गई, उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ने लग गई। ठीक है, तो मुग़ल एम्पायर की स्टेबिलिटी, यूनिटी को वीक करने में मेजर रोल किसका ही था? औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ का ही था। देखो, औरंगज़ेब हमेशा किस तरीके से देखा जाता है कि ये एंटी हिंदू था। ठीक है, अगर इनके पापा की बात करें, इनके ग्रैंडफ़ादर की बात करें, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफ़ादर की बात करें, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब एंटी हिंदू नहीं थे बच्चा, ये प्रो हिंदू थे, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते थे। पर जो औरंगज़ेब था वो रिलीजियसली इनटॉलरेंट था। His policy of religious intolerance proved fatal for the empire। और इसकी जो पॉलिसी थी रिलीजियस इंटॉलरेंस की, ये पूरे मुगल एम्पायर के लिए थोड़ी सी फैटल, जानलेवा साबित हुई। As a result, he had to face revolts from the Rajput, Maratha, Jat and Sikh। और इसकी एंटी हिंदू पॉलिसी की वजह से, रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से राजपूतों ने भी औरंगजेब से लड़ाई की। वो राजपूत जो अपनी डॉटर्स की मैरिज कर देते थे मुगल्स के साथ, अब वो औरंगजेब के अगेंस्ट में जाके खड़े हो गए। मराठा तो खैर पहले से ही दुश्मन था, जाट, सिख, ये सब अब मुगल से लड़ने लगे हैं औरंगजेब की पॉलिसीज़ की वजह से। अ, राजपूत का सपोर्ट अब इससे ख़त्म हो गया। अब कोई राजपूत औरंगज़ेब को सपोर्ट नहीं करता था। who were not only very powerful locally but they had also provided stability to Mughal administrative system। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं तो जो राजपूत थे, अब ये औरंगज़ेब को सपोर्ट नहीं दे रहे थे, जबकि इन्होंने इनकी लीनिएज में सभी को सपोर्ट दिया है, भले वो बाबर हो, शाहजहां हो, जहांगीर हो, ठीक है, या अकबर हो। पर अगर हम राजपूत की बात करें तो राजपूतों को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं बेटा, वो लोकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनकी वजह से ही मुगल्स को एक स्टेबिलिटी मिली थी। औरंगजेब्स लॉन्ग वॉर इन डेक्कन, औरंगजेब के ये जो डेक्कन में लॉन्ग वॉर चल रहे थे मराठास के साथ, इससे भी औरंगजेब के जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गए। जो मुगल रिसोर्सेज थे वो ख़त्म होने लगे। इसकी जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से मुगल ट्रेजरी लगभग ख़त्म होने लग गई एंड एलिनिएटेड लॉन्ग टाइम अलाई ऑफ द एम्पायर। बेटा, मराठा में जाके ज़बरदस्ती लड़ाई करना ये औरंगज़ेब को भारी पड़ा। ठीक है, इसकी वजह से इसके जो रिसोर्सेज थे वो डिप्लीट करने लग गए, है ना, ख़त्म होने लग गए। इसकी जो अग्रेसिव पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से मुगल ट्रेजरी ड्रेन्ड हो गई, मतलब खाली हो गई। और इसकी जो अलाइज थे, जो इसके साथ पहले से लोग थे, वो एलिनिएटेड हो गए, अब अपने आप को अलग करके देखने लग गए। सेकेंड रीज़न है वीक एंड इनएफिशिएंट सक्सेसर। औरंगजेब के जो सक्सेसर थे बच्चा, वो वीक तो थे, इनएफिशिएंट भी थे, कमज़ोर भी थे, अकुशल भी थे। तो बेटा, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जो सक्सेसर आए औरंगजेब के बाद, उनमें ना ही तो उतनी पावर थी, ना ही तो वो इतनी इंटेलिजेंट थे, ना ही तो दिमाग था, ना ही तो मस्कुलिन पावर थी, ठीक है, और ना ही तो कोई कमिटमेंट था। मतलब अजीब ही थे वो, उन्हें पता ही नहीं था कि इतना बड़ा एम्पायर हमारे पिताजी खड़ा कर गए हैं, हमारे फादर इतना कुछ हमें दे गए हैं, तो इसे हम कम से कम संभाल तो लें, बढ़ाएं नहीं, कम से कम उसको तो इंटैक्ट रखें जो है। पर ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं मूर्ख। चलो, तो जो दूसरा मेजर कॉज था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए, वो था लैक ऑफ वर्दी एंड कॉम्पिटेंट सक्सेसर। ना ही तो कोई वर्दी सक्सेसर था, ना ही तो कोई कॉम्पिटेंट सक्सेसर था औरंगजेब का। तो जो मुगल रूलर्स थे जिन्होंने औरंगजेब को सक्सीड किया, उन्हें कहा जाता है लेटर मुगल्स। ये हम पढ़ चुके हैं, लेटर मुगल्स किसको बोलते हैं? औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए उन्हें कहते हैं लेटर मुगल्स। ठीक है, जो मुगल रूलर्स थे जो औरंगजेब के बाद रूल किए, उन्हें क्या कहते हैं? लेटर मुगल्स। जो लेटर मुगल्स थे वो वीक थे, ना ही तो उनके अंदर कैरेक्टर था, ना ही तो किसी बात को लेके वो मोटिवेट होते थे, मोटिवेशन भी नहीं था, कमिटमेंट भी नहीं था टू रूल द एम्पायर स्ट्रांगली। बड़े अजीब टाइप के लोग थे, हाँ।
ना ही तो उनमें उनके अंदर मोटिवेशन है, ना ही तो उनके अंदर कैरेक्टर है, ना ही तो वो कमिटेड है कि भाई इस एम्पायर को हमें प्रॉपरली चलाना है। बड़े ही अजीब टाइप के लोग थे। कौन? लेटर मुगल्स। इनका जो लाइफ स्टाइल था बहुत ही लग्जीरियस था, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बैंकरप्सी आई। आप अर्न कहीं से नहीं कर पा रहे हो और अपनी लाइफ पे खर्चा दुनिया भर का कर रहे हो, तो अब इसी बात है कि फाइनेंशियली आप बैंकक्रप्ट हो जाओगे, मतलब आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं। बहुत सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स जो थे उन्होंने इस बात का एडवांटेज लेते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसकी वजह से मुगल एम्पायर का टूटना, डिसइंटीग्रेशन होना चालू हो गया था। हर व्यक्ति देखता, अरे यार ये जो लेटर मुगल्स है तो वीक है, इनके पास तो पैसा भी नहीं है, चलो आज़ाद आज़ाद, तो वो लोग आज़ाद हो जाते। अब लेटर मुगल्स के नाम एक बार हम पढ़ लेते हैं। बहादुर शाह वन, जहांदर शाह, फर्रुख शेर। ठीक है, थर्ड थे फर्रुख शेर। फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर टू। आलमगीर वन थे औरंगजेब, तो आलमगीर टू भी हैं, ध्यान रखना। शाह आलम टू भी हैं, अकबर टू भी हैं, बहादुर शाह जफर ये लास्ट होंगे। ये जो रिवोल्ट होगा 1857 का, उसमें इनका एक मेजर रोल होगा। ठीक, कोई बात? चलो, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू, और फिर बहादुर शाह जफर। नाउ वीक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जब अकबर रूल किया करते थे, इन्हीं ग्रेट मुगल रूलर कहा जाता है अकबर, तो उन्होंने एक स्ट्रांग मिलिट्री बनाई थी, एक प्रॉपर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया था। और ये एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रांग मिलिट्री किसके थ्रू बनाई थी? उसने मनसबदारी सिस्टम के थ्रू बनाई थी। जो मनसबदार होते थे उनको फिक्स्ड साइज ऑफ आर्मी मेंटेन करना पड़ता था इन ल्यू ऑफ मनसब। जैसे अकबर हैं, अकबर ने एक्स, वाई और जेड को एक पर्टिकुलर एरिया दिया, और इस एरिया से इन लोगों से कहा कि आप यहाँ से टैक्स कलेक्शन करने का काम करो, और ये जो मनसब मैंने आपको दिए, इस मनसब के अकॉर्डिंग आपको इतने जो सैनिक हैं, इतने जो सोल्जर हैं वो मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है। द पीरियड आफ्टर अकबर शॉ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार। पर अकबर के पीरियड के बाद हम लोगों ने देखा मनसबदार का नंबर बहुत बढ़ता गया, और जब तक औरंगजेब का टाइम आया तो मनसबदार इतने ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा हो गए कि अब गवर्नमेंट, मतलब अब औरंगजेब के पास ज़मीनें ही नहीं बची हैं, जागीर ही नहीं बची हैं जिसको वो नए मनसबदारों को दे। ठीक है, समझ में आ गई? अगर आप बी से कुछ शोल्जर्स मेंटेन करवाना चाहते हैं, तो वो शोल्जर मेंटेन करने के एवज में, उसके बदले में आपसे जागीर लेगा, है ना, मनसब लेगा। पर वो मनसब तो अब आपके पास है ही नहीं, वो सारी मनसब तो आप बांट चुके हैं, है ना। समझ में आ ही गया होगा। चलो, तो अब धीरे धीरे करके सिस्टम बहुत करप्ट होने लगा। जो मनसबदार थे वो बड़ी बड़ी मनसब तो लेके बैठे थे, पर जितनी आर्मी का कोटा उनके पास मेंटेन्ड होना चाहिए, जैसे मैंने बोला ये छोटी मनसब है तो यहाँ से 500 हमें शोल्जर्स चाहिए, ये बहुत बड़ी मनसब है तो यहाँ से मुझे 100 शोल्जर्स चाहिए, तो ये डिस्गाइज करते रहते थे मुगल्स को, ये इतने नंबर में शोल्जर्स को मेंटेन करते ही नहीं थे। ठीक है, उस कोटा को मेंटेन नहीं करे जितना रिक्वायर्ड है, और करप्टेड मेथड को यूज़ करने लगे। ओवर अ पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मुगल आर्मी वीक होती गई। इसके बाद जो मुगल्स थे उन्होंने प्रॉपर नेवी भी कभी मेंटेन नहीं की। इनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थे। इन्होंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया कि आर्मी को रिफॉर्म करें, आर्मी को स्ट्रांग बनाए, नए वेपन्स लाएं, नेवी बनाएं, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया। For checkpoint, I'll make separate video. Okay. नाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो दूसरा कॉज था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे कि उनकी जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, जो पैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा वाला जो सिस्टम था, वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। उनकी इकोनॉमी डिप्लीट कर रही थी, उनकी इकोनॉमी में, उनकी अर्थव्यवस्था में पैसा बचा ही नहीं था। मुगल एम्पायर एक टाइम के बाद स्टैग्नेशन देखने लगी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा था, ट्रेड बढ़ ही नहीं रहा था। कब? ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1750s तक इन लोगों ने देखा कि किसी भी तरीके से कोशिश करने के बाद भी ना ही तो ट्रेड बढ़ रहा है, ना ही तो एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, मतलब प्रॉब्लम आने लग गई है अब फाइनेंस की। ठीक है, इससे सिग्निफिकेंट एक्सेलरेट हुई डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस। देखो आपके पास पैसा भी नहीं है, ठीक है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आपका जो एम्पायर है वो डिक्लाइन करेगा ही करेगा। आज भी हम देखते हैं बेटा, श्रीलंका की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, तो ये इकॉनमी बैंकरप्ट क्यों हो गई? क्योंकि इनके पास ना ही तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ना रिसोर्सेज हैं, ना मनी है। ठीक है, अभी श्रीलंका का केस तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 6-7 मंथ पहले हम लोगों ने बहुत टीवी पे देखा कि पूरा के पूरा चेंज करना पड़ा श्रीलंका को, अपने आप को। पूरी गवर्नमेंट चेंज हुई और अभी तक वहाँ पर जो हालात हैं वो कंट्रोल में नहीं है। चलो, अंडर औरंगजेब बहुत एक्यूट शॉर्टेज पड़ गई थी जागीर की। मतलब अब जागीर थी नहीं, जितना भी ज़मीनें थी वो तो हमने मनसबदारों को बांट दी थी। तो जो नॉवेल्स वाइट विथ ईच अदर एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल जागीर, तो जो नॉवेल्स थे वो चाहते थे कि सबसे प्रॉफिटेबल जागीर मुझे मिले, मतलब जो सबसे बड़ा एरिया मुझे मिले, जहाँ क्रॉप प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है वो मुझे मिले। और इसकी वजह से करप्शन होने लगा। जागीरदार जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने लगे पीजेंट्री से, किसानों से। जितने भी जागीरदार थे वो सोचते थे अब हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि जो जागीर हमें मिली है ये ज़्यादा टाइम तक हमारे पास नहीं रहेगी। देखो, एक बात समझना, ये एक्स व्यक्ति है और ये वाई व्यक्ति है, इसको ये वाला विलेज दे दिया, इसे ये वाला विलेज दे दिया। एक्स और वाई दोनों को पता है कि हमें ये जो विलेजेस मिले हैं ये बहुत ही शॉर्ट टेन्योर के लिए मिले हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के किसानों पे अत्याचार करने लगे और उनसे मैक्सिमम पैसा एक्सट्रैक्ट करने लगे। मतलब ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस का यूज़ करते, उन्हें मारते, उन्हें पीटते और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले लेते, क्योंकि इन्हें पता है, एक्स को भी और वाई को भी, कि ये जो जागीर मुझे मिली हुई है ये तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए मिली हुई है, तो जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा लो। चलो, तो जब औरंगज़ेब थे तो शॉर्टेज होने लगी जागीर की। नॉवेल्स ऐसे कोशिश करते कि सबसे प्रॉफिटेबल जागीर उन्हें ही मिले। इसकी वजह से करप्शन होने लगा, क्राइसिस होने लगी जागीरदार की। सॉरी, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्राइसिस, इन क्राइसिस की वजह से जो जागीरदार थे वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू किसानों से कलेक्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था जो जागीर उन्हें मिली है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए मिली है। इस तरीके से अगर बेटा एक्सप्लॉयटेशन होगा किसानों का, तो ऑब्वियस सी बात है अपराइजिंग्स तो होंगी। देखो, हम लोग बोलते हैं बलून में जब हम एयर फिल करना चालू करते हैं, एक लिमिट तक फिल होगी उसके बाद वो ब्लास्ट कर जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक लिमिट तक चुप रह सकता है, जब आपके उसके ऊपर अत्याचार करो उसके बाद वो बोलेगा ही। तो जो यहाँ पर जो फार्मर्स थे वो एक टाइम के बाद इतना परेशान हो गए कि वो अपराइजिंग करने लग गए, रिवोल्ट करने लग गए। ठीक है, और अगर एरियन क्राइसिस आ गई ना, वॉर ऑफ सक्सेशन, इट्स नॉट अ न्यू टू देम। मैंने तो एक बार जब जोधा अकबर सीरियल आता था, जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी तो नहीं थी, खैर बड़ी थी, तब जोधा अकबर सीरियल आता था, तो मैंने उस सीरियल में देखा था कि अकबर के टाइम से जब अकबर को राजा बनाया गया तो इनका एक दूर का, मतलब क्या बोलना चाहिए, स्टेप ब्रदर था जिसका नाम था हाकिम मिर्जा। वो भी राजा बनना चाहता था, वो खुद भी किंग बनना चाहता था। तो उसको ऐसे लगता है कि यार अकबर को सारी चीज़ें मिल गई, मुझे नहीं मिली। तो वो ट्राई करता है उसकी मदर के साथ मिलके कि अकबर को उस पोजीशन से हटा दिया जाए और खुद सारी चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया जाए। फिर ऐसे ही जो औरंगज़ेब थे उन्होंने भी अपने भाई को मारा था, दारा शिकोह को, अपने पापा को जेल में डाल दिया था, तब जाके उन्हें राजपाट मिला था। तो वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है कि थ्रोन किसको मिलेगा, इसके लिए लड़ाई करना क्या होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन। एक राजा के 3 बेटे थे, उन तीनों बेटों में आपस में जब लड़ाई होगी कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, इसे क्या कहते हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन। तो कोई डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन इनके पास था ही नहीं। तो जो मुगल थ्रोन था वो एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से भी डाउनफॉल हुआ मुगल एम्पायर का। जैसे ही मुगल रूलर की डेथ होती तो यूजुअली वॉर ऑफ सक्सेशन चालू हो जाता। ठीक है, बिटवीन द राइवल क्लैमिनेंट, 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा। इस वजह से बिटरनेस बढ़ती, ब्लडशेड होता और फ्रिक्वेंट रिबेलियन भी होते। अगर सपोज करो ए बी सी में से बी जीत गया और उसने रूल करना स्टार्ट भी कर दिया, तो कंटिन्यू सी और ए ट्राई करेंगे कि इस बी को इसकी पोजीशन से कैसे हटाया जाए। सी सोचेगा मैं राजा कैसे बनूं, ए सोचेगा मैं राजा कैसे बनूं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम थी इन लोगों के बीच में। जो बर्डन था ट्रेजरी का वो बढ़ता ही जाता था, किसकी वजह से, वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से। जब भी आप वॉर लड़ते हो बेटा तो आपकी ट्रेजरी तो खाली होना निश्चित ही है। इसकी वजह से फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल अपहीवल्स भी होती थी और एम्पायर अनस्टेबल बनती थी। स्टेबिलिटी होती ही नहीं थी बेटा। एक जैसे रूलर की डेथ होगी 2 4 8 साल तो ऐसे लड़ने में ही लग जाते थे, मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा। ठीक है, देन मुगल
ना मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स, हर छोटे से छोटे इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिक्स होती है। तो ये तो मुगल कोर्ट था बेटा। जो मुगल कोर्ट था, जो मुगल नॉबल्स थे, जो नोबिलिटी थी, वो बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। यहाँ पर तुरानीज थे जो ट्रांजोक्सेनिया से आए थे, ईरानीज थे जो पर्शिया से आए थे, अफगान्स थे, शेखजादास थे, और इंडियन मुस्लिम्स भी थे। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। ये जो ग्रुप थे, दीज ग्रुप्स वर सस्पिशियस एंड जेलस ऑफ ईच अदर। जो तुरानीज हैं वो ईरानीज से जल रहे हैं, ईरानीज अफगानीज से जल रहे हैं, शेख जादाद अपने से विषय में कुछ और ही एक्स्ट्रा सोच रहे हैं। तो इस वजह से ये एक जो शक का माहौल था, जो डिसयूनिटी थी, डिसहार्मनी थी, ये कोर्ट में तो साथ में बैठते थे पर एक्चुअल में ये कभी साथ में थे नहीं। ठीक है, एक दूसरे से जलते रहते थे, एक दूसरे पे शक करते रहते थे, एक दूसरे का बुरा चाहते थे। कौन? ईरानीज, तुरानीज और अफगान शेख जादाद। और ये लोग भी आपस में बैठ के कंटिन्यू लड़ते रहते थे। जैसे आज हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एक के पास डिफेंस है, एक के पास टेक्सटाइल है, एक के पास फॉरेन अफेयर्स है। ये सब अपने अपने कामों पे ध्यान ना देके एक दूसरे की टांगे खींचते रहे, तो ना ही तो हमसे डिफेंस संभलेगा, ना ही फॉरेन अफेयर्स, ना ही टेक्सटाइल। तो ये लोग ऐसे ही करते थे, कंटिन्यू बस लड़ाई 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 करते रहते थे। इस वजह से जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो भी पूरी तरह वीक हो गया, डिक्लाइन करने लग गया। but greatly undermined the prestige and authority of मुगल एम्पायर। और इनकी वजह से मुगल एम्पायर की जो प्रेस्टीज थी, जो अथॉरिटी थी, वो भी धीरे धीरे करके कम हो गई। नाउ एक्सटर्नल थ्रेट्स। फॉरेन इन्वेजन्स बिल्कुल फैटल साबित हुए, डिक्लाइन होती जा रही मुगल एम्पायर के लिए। एक के बाद जब फॉरेन इन्वेजन चालू हुए तो मुगल एम्पायर की जो बची कुची जो ताकत थी वो भी ख़त्म होती जा रही थी। फैटल मतलब होता है जानलेवा। तो मुगल एम्पायर के लिए जो फॉरेन इन्वेजन्स थे वो जानलेवा साबित हुए। ठीक है, ये तो ऑलरेडी वीक थे, पॉलिटिकली अनस्टेबल थे, तो बस जरा सा जो झटका था वो लगना था और वो लग गया। और वो जोर का झटका जो इन्हें धीरे से नहीं जोर से ही लगा, उसे देने वाले थे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। ध्यान से देखो इन दोनों को, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न रहे हैं मुगल एम्पायर के फाइनल डिक्लाइन के लिए, नादिर शाह और अहमद शाह। लेट्स डू दिस देखेंगे अब हम लोग। 1615 में सर थॉमस रे जो थे उन्हें भेजा गया मुगल एम्परर के कोर्ट में। मुगल एम्परर कौन थे उस टाइम में? जहांगीर थे। कि इनसे कहा कि जाओ तुम ट्रेड कंसेशन लेके आओ। तो मुगल एम्परर ने इन्हें परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ठीक है तुम इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुअली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरे जो ट्रेडर थे वो ट्रेड प्रिविलेजेस का फ़ायदा उठाने लग गए। ठीक है, जो ट्रेड कंसेशंस मिले इन्हें किसने दिए थे? जहांगीर ने। इसका अब ये मिसयूज़ करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल, मुगल एम्परर फर्रुख शेर अलाउड कंपनी टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। फर्रुख शेर ने क्या किया? इन्हें अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम कस्टम ड्यूटी दिए बिना ट्रेड कर लो। पर जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे ब्रिटेन के, वो इस बात का एडवांटेज लेने लगे और वो लोग भी कस्टम ड्यूटी पे करना बंद कर दिए। अब बुक आपसे पूछ रही है कि भाई जहांगीर का जो डिसीजन था कि कंपनी को उसने ट्रेड कंसेशंस दिए, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट दिया, क्या ये सही था? तो आप लोगों को ये क्लास में डिस्कस करना है अपनी कि ये सही था कि नहीं था। देखो, अकॉर्डिंग टू मी ये सही नहीं था। जब आप अपनी इंडियन ट्रेडर से ट्रेड करने पे उनसे टैक्सेस लेते हो, तो एक फॉरेन की कंपनी जो आपसे ट्रेड करने आई है उसको आप क्यों ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दे रहे हो? तो ये थोड़ा सा डिसीजन रॉन्ग था। पर देखो, ब्रिटिशर्स एक फर्म बिलीव के साथ आए थे कि उन्हें इंडिया से ट्रेड तो करना था। आप उन्हें कंसेशन देते तो भी वो ट्रेड करते, नहीं देते तो भी वो ट्रेड तो करते ही। तो शाहजहाँ अगर परमिशन नहीं भी देते तो इससे हमारे टैक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि स्पाइसेस उस टाइम हमारे पास ही थे, कॉटन हमारे पास था, सिल्क हमारे पास था। तो ट्रेड करना एक तरीके से उनकी मजबूरी थी। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.